बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर, मैं वसीम बदामी। आज 17 अगस्त है और आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम जो भी इन दिनों में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हों, तारीखी हवाले से जो कुछ हुआ उसका भी हम डिस्कशन ज़रूर करते हैं। 17 अगस्त को पाकिस्तान के एक साबिक सदर ज़िया-उल हक तैयारे के हादसे के नतीजे में इस दुनिया से चले गए थे और यूँ ज़ाहिर उनकी सदारत का भी खात्मा हुआ, उनकी ज़िंदगी का भी खात्मा हुआ। हमने आज प्रोग्राम में ज़रा इस पर बात करनी थी, करेंगे भी, लेकिन उसका हमने दौरानिया कुछ कम किया चूँकि ज़ाहिर है प्रोग्राम 11th आवर है तो हम आखिरी लम्हे में भी होने वाली किसी भी डेवलपमेंट को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करते हैं। आज के दिन की एक बड़ी डेवलपमेंट, बल्कि जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स थी, दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मुताल्लिक थी। एक तो ये कि एमक्यूएम ने तादम मर्ग भूख हड़ताल का फैसला किया और इस वक्त जब आपसे बात कर रहे हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर एमक्यूएम के 6 अरकान बैठे हैं जो कि तादम मर्ग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और एमक्यूएम का कहना है कि हम रोजाना कारकुनान की तादाद में इजाफा करेंगे। एमक्यूएम ने यह भी कहा है कि हम असम्बलियों से बाहर आने का भी फैसला कर सकते हैं। एमक्यूएम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यह बात की है। दूसरी डेवलपमेंट, जो अपोजिशन की टीओआरस कमेटी बनी थी पनामा से मुताल्लिक, एमक्यूएम ने आज उससे भी अपनी वजूहात बताकर इजहार लाताल्लुकी कर दिया है और अलहदगी का ऐलान कर दिया है। तो ये दोनों बड़ी डेवलपमेंट्स एमक्यूएम से मुताल्लिक हैं। हम प्रोग्राम में एमक्यूएम का मौक़िफ़ जानेंगे। एमक्यूएम के सीनियर मोस्ट रहनुमा जो कि कन्वीनर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे, नदीम नुसरत साहब। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अपोजिशन के एक अहम रहनुमा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे ताकि हम उनसे तो जाने कि ये अपोजिशन का जो इत्तेहाद था जिससे अब एक बड़ी जमात ने अपनी वजूहात बताकर अलहदगी जाहिर कर दी है, कुरैशी साहब इस बारे में क्या सोचते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो बताइएगा एमक्यूएम के इस फैसले से मुताल्लिक आपको कब और कैसे इत्तला हुई? क्या उन्होंने इजलास में बताया था कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं आज? जी नहीं, आज जो हमारा इजलास था उसमें एमक्यूएम ने बाकायदा शमूलियत की और उनके बैरिस्टर सैफ साहब और सेनेटर अतीक साहब दोनों उस इजलास में शामिल थे और उन्होंने जो ऑपोजिशन का नुक्ता नजर था, जो 19 जुलाई पर हमने एक इत्तफाक किया था पीटीआई की मेजबानी में जो मीटिंग बुलाई गई थी, आज उन्होंने दोबारा उसको इंडोर्स किया और हमने उसी पेज पर थे जिस पेज पर हमें पहले दिखाई दे। उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं थी, यकसुई से वो अपनी बात कर रहे थे और उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की मुत्तफ़िका मौक़िफ़ की तायीद की। एक दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम जब कमेटी में उनकी जगह नहीं बनी थी ओरिजिनली, तो आपने देखा एमक्यूएम की अहमियत को सामने रखते हुए उनकी अपना एक सियासी वजन है, तो हमने गुंजाइश पैदा की और शेरपाल साहब ने अज खुद स्टेप डाउन किया और हमने एमक्यूएम के दोस्तों को उसमें नुमाइंदगी दी। बैरिस्टर साहब ने आके कंट्रीब्यूट किया और मैं कहूँगा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। तो अब जो उन्होंने फैसला किया है, मुझे लगता है वो गिला उन्हें ऑपोजिशन से कम हुकूमत से ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फैसले से नुकसान अपोजिशन को ज्यादा या हुकूमत को? जी, इस फैसले से नुकसान किसको ज्यादा होगा, अपोजिशन को या हुकूमत को? देखिए, हमसे तो कोई इख्तलाफ है नहीं उनका ना। हमारे जो टीओआरस पे इश्यूज हैं, हमारा मौक़िफ़ वही है, उस पर हमारा कोई इख्तलाफ न था न है, आज भी उनका मौक़िफ़ वही है। अब जो उन्होंने कराची की सूरत हाल को सामने रखते हुए ये एक कदम उठाया है, भूख हड़ताल आप फरमा रहे हैं और असेंबलियों से बाहर जाने पर गौर करने का उन्होंने एक अंदिया दिया है, ये तो मैं समझता हूं कि कराची की मकामी सूरत हाल को सामने रखकर उन्होंने फैसला किया है। अगर हमारे से वो बात करते तो हम सुनना चाहेंगे कि उनकी क्या दिक्कत है और जो जायज दिक्कत है उसका हल निकलना चाहिए। लेकिन कराची के इन चीजों की वजह से बहरहाल एमक्यूएम की प्रेस रिलीज भी इस वक्त मेरे सामने पड़ी है जो कि ये कहती है कि इस कमेटी में एमक्यूएम के साथ जो ज्यादतियां हो रही थी उस पर बात ही, मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के सुनाता हूं एमक्यूएम की प्रेस रिलीज। पनामा लीक्स के हवाले से कायम की गई अपोजिशन जमातों की टीओआरस कमेटी में एमक्यूएम के साथ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ कोई बात नहीं की जा रही, लिहाजा इस कमेटी में एमक्यूएम के नुमाइंदों की शमूलियत का कोई फायदा नहीं। वसीम भाई, पहली बात तो ये है कि अगर उनका वो चाहते थे तवज्जो हमारी दिलवाना, तो उसको इस पॉइंट को उनको एजुकेट करना चाहिए था, इस पॉइंट को उनको एजेंडे पे लाना चाहिए था और हम यकीनन उनकी बात पर गौर भी करते और उनकी बात को समझने की कोशिश भी करते और अकोमोडेट करने की भी कोशिश करते। उन्होंने इस सब्जेक्ट पर गुफ्तगू नहीं की, तो अब वो उनका फर्ज था वो करते और फिर हमारा फर्ज था कि हम सुनते। ये बता दीजिए कराची के बिना उठाए हम रिस्पॉन्ड कैसे करते? ठीक है, कराची की दाखिली सूरत हाल की वजह से एमक्यूएम ने आज जो टीओआर
आवर्स कमेटी से अलहदगी का फैसला किया है, इससे वो जो कॉज है गवर्नमेंट के खिलाफ पैनामा के हवाले से, उसको इस एतबार से नुकसान पहुंचेगा कि अब एक जमात कम हो गई है इसमें? जी नहीं, देखिए उनका मौकिफ तो तब्दील नहीं हुआ ना, उनका मौकिफ तो पैनामा पे वही है। अब कराची की सूरत हाल पर जो उन्होंने अगर ये फैसला किया है तो उसकी वजूहात देखने की है कि वजूहात क्या है जिन्होंने उनको इस हद तक मजबूर किया। शाह साहब, मैं वजूहात अभी नदीम नुसरत साहब से पूछ लूंगा, लेकिन आप मुझे रब्त बताइए, कराची के मामलात एड्रेस नहीं हो रहे, जिसकी एक लिहाज से जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, बल्कि कई लिहाज से जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, तो MQM ने उस पर एक्ट करते हुए वफाकी हुकूमत के खिलाफ जो एक इत्तेहाद बना हुआ था उससे अलहदगी जाहिर कर दी। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू? मुझे वो रिलेशनशिप समझ नहीं आ रही। मैं चले वो नदीम नुसरत साहब से पूछूंगा। वो समझाते तो हम उसके बारे में गौर करते, लेकिन उसका ऑपोजिशन के इल्हाक के साथ जो एक लुकाती एजेंडे पर TOR पे था उससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। TOR पे उनका मौकिफ कल जो था आज भी वही दिखाई दिया और उसमें उनने कोई तब्दीली का कोई हमें अंदिया। आखिरी सवाल शाह साहब आपसे, बयान देखा मैंने कि आपने बयान दिया कि हुकूमत अपोजिशन को तकसीम करने में कामयाब हो गई। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मैंने कहा था हुकूमत ने बारहा कोशिश की कि ऑपोजिशन इकट्ठे ना बैठे, नाकाम हुई, तकसीम करने की कोशिश की, नाकाम हुई। आज भी सारी ऑपोजिशन की जमातें मिलकर स्पीकर साहब के पास गई और हमने अपना मुत्तफिका फैसला था उसका इयादा किया। और आपकी जानिब से आज, चूंकि आप जाहिर ऑपोजिशन के, PTI के और इस पैनामा के हवाले से आप एक अहम किरदार हैं, आपकी जानिब से दावत है MQM को कि साहब अब वापस आइए, हम इस पर बात करते हैं, हमसे तस्करा कीजिए, दावत है आपकी जानिब से MQM को वापसी की? बिल्कुल, देखिए उनकी बात है, अगर कोई तकलीफ है वो तकलीफ अपनी सामने रखे, उस पर बिल्कुल तबादला ख्याल होना चाहिए और जो जायज मुश्किल है उसको उसका हल तलाश होना चाहिए। आपको खुशी होगी अगर MQM वापस शमूलियत इख्तियार कर लेती है तो? बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा ले लें, ये MQM से ही मुताल्लिक सारे मामलात हैं। इस पर MQM के सीनियर मोस्ट रहनुमा लंदन से बराह रास्त हमारे साथ कन्वीनर राब्ता कमेटी नदीम नुसरत साहब मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। नदीम नुसरत साहब सीनियर मोस्ट रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। नदीम नुसरत साहब अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब आप मुझे सुन सकते हैं सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है। राइट सर, ये बिफोर कमिंग टू द मेन पॉइंट, पहले ये तो बताइएगा इन दो चीजों का रब्त आपको तहफ़्फ़ुज़ात कराची ऑपरेशन के हवाले से, जिसकी ज़ाहिर है इन अ वे जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, और उसके नतीजे में आप अलग हो जाते हैं TOR कमेटी से, जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी जारी एक जद्दोजहद है। ये है कि एक तरफ आपने देखा होगा कि हमारे लोग यहाँ TOR कमेटी के इजलासों में शरीक हैं, दूसरी तरफ कराची में रोजाना बिला नागा MQM के दफातर पे भी छापे पड़ रहे हैं, MQM के कारकुनों के घरों पर भी छापे पड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हो रही हैं और लोग महीनों लापता रहते हैं। अब इस सूरत हाल में जब हम ये देखते हैं, और ख़ासतौर पे जो हमारे वो कारकुनान जो सफ़र कर रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम उन इश्यूज़ पे फोकस कर रहे हैं जो उनके लिए सानवी है। इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला है कि छापे गिरफ्तारियाँ रुकें, जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो रुके, और दूसरी तरफ हम उन इश्यूज़ में उलझे हुए हैं TORs में जो हमारे आम कारकुन या आम सपोर्टर से कनेक्ट। यानी सर आप मुझे बताइएगा, अगर मैं ये कहूं तो ठीक है कि इस कमेटी से अलहदगी का ताल्लुक अपोजिशन से नाराजगी का इजहार नहीं, बल्कि अपने कारकुन को यकीन दिलाना है कि हमारे लिए अव्वलीन और वाहिद तरजीह कराची से मुताल्लिका मसाइल हैं। ये ठीक कहा मैंने? आपने बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन की। हमने ये क्लियर मैसेज देना है कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं उनका बुनियादी टास्क ये है कि जिन शहरों की वो नुमाइंदगी करते हैं, जिन इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके इशूज़ को उठाएं पूरी शिद्दत के साथ। और साथ साथ एक पॉइंट इसमें है ये इनडायरेक्टली कि देखिए ऑपोजिशन बहुत सारे इशूज़ उठाती है, लेकिन इस गुज़िश्ता 3 बरस जो असम्बली का ड्यूरेशन रहा है, इसमें हमने MQM के लेवल पे तो ये सारे मामला उठाए हैं, वॉकआउट भी किए हैं, एहतजाज भी किया है पार्लियामेंट का, लेकिन ऑपोजिशन जहाँ सारे मामला उठाती है वहाँ कराची के मामला
अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने कहा कोई मसला है तो हमें बताइए। आप सुबह शाम टीवी पे खबरें देख रहे हैं, अखबार भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, 1000 सुपर कारकुन लापता हैं, गिरफ्तार हैं, 60 सुपर शहीद हो गए। उसके बाद अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ये सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है हमें बताएं, तो बड़ी तकलीफ की बात है सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के लिए। लेकिन नदीम नुसरत साहब, आपकी प्रेस रिलीज कहती है कि टीओआर कमेटी में कराची से मुताल्लिक कोई मसला ज़ेर बहस नहीं आया, तो उसकी तो दो बातें बताएं ना कुरैशी साहब ने। एक तो उन्होंने कहा कि आपने कब कहा कि टीओआर कमेटी में डिस्कस किया जाए। दूसरा सवाल मेरा है, टीओआर कमेटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये 1 पॉइंट एजेंडे पर बनी है पनामा से मुताल्लिक बातचीत करने में, इसमें कैसे और क्यों कराची का मामला डिस्कस होगा? और 100 प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए, इस प्लेटफॉर्म पर क्यों होगा? ये तो बनी ही 1 पॉइंट एजेंडे पर है। देखें, ऐसा हुआ है कि आज शाम में भी जब प्रेस क्लब पे बात हो रही थी, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने ये एक्सप्लेन किया कि ये तासुर देना गलत है कि टीओआर कमेटी में जो लोग शरीक हैं उनके इल्म में हक़ाइक़ नहीं लाए गए। उन्होंने कैटेगोरिकली कराची आपने सुना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमें तो बिल्कुल नहीं पता था, हमारे साथ बैठी एमकेएम और हमें बिल्कुल बताया भी नहीं। सुना आपने अभी? आज शाम में ही प्रेस क्लब में जो हमारा कैंप लगा हुआ उसमें यही बात उठी थी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने मीडिया के सामने कैटेगोरिकली कहा कि खुर्शीद शाह समेत जो अपोजिशन लीडर हैं उन समेत अपोजिशन के तमाम लोगों को बहुत ही डिटेल में हमने ब्रीफिंग दी है, उन्हें हमारे तमाम मसाइल पता है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हमारे एंड पर यह है कि हम तो नेशनल इश्यूज पे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हमारा फर्ज है हम करेंगे, लेकिन हमारी अपनी ये शिकायत यह है कि अपोजिशन ने इस गुज़िश्ता 3 वर्षों में जो कुछ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हो रहा है उसमें कोई रोल प्ले नहीं। आगे बढ़ते हैं, मुझे बताइएगा, क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट असेंबलियों से मुस्ताफी होने से मुताल्लिक संजीदगी से गौर कर रही है? बिल्कुल गौर कर रही है। ये डिबेट मैं आपको पूरी बयानदारी के साथ बताऊंगा, पिछले 1 माह से ये डिबेट चल रही है। मैं ज़ाती तौर पे, जाहिर सी बात है फैसला इज्तिमाई होता है, मेरा मौक़िफ़ खुद ज़ाती तौर पर यह है कि जब आपका सपोर्टर, लोग ये कहते हैं कि आपको वोट मिल रहा है, ठीक है, हमारे लोगों ने हमें वोट दिए हैं और बार बार वोट दिए हैं, लेकिन आप पूरे कराची का मैंडेट लेकर 85% मैंडेट लेकर आप कराची में आते हैं, कराची से जीत कर आते हैं, लेकिन कराची में आप जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बारिश 1.5 इंच कराची में बारिश होती है और पूरा शहर जो है पानी में डूब जाता है। शहर में कचरा उठाने का, आप ये कह रहे हैं कि अगर मामला आपकी जाती राय का हो, पार्टी राय पर ही फैसला होगा जाहिर है, लेकिन जाती राय का हो तो आप कल असेंबलियों से इस्तीफा दे दें? बिल्कुल, अगर आप मेरी जाती राय पूछेंगे, क्योंकि देखिए ना, और इस वक्त पार्टी में भी कौन सी राय ज्यादा कवी है, ज्यादातर कंसेंसस किस बात पर है, अलहदा हो जाने में या ना होने में? अब देखें, ये डिबेट, लोग कहते हैं कि एमक्यूएम में जमहूरियत नहीं है। मैं समझता हूँ जितनी जमहूरियत एमक्यूएम में शायद किसी सियासी जमात में हो। हमारी ये डिबेट चल रही है, लोग ये कहते हैं कि भाई हम चूंकि जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है और हमें बिलाखिर अवाम में भी जाना है, तो फिर हम आज निकल के पार्लियामेंट से दोबारा बाहर क्यों जाएं? और ये वैलिड पॉइंट है, लेकिन मेरा पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो प्रोपोर्शनेट, जो हमारी जो तनासुब हमारी नुमाइंदगी है सिंध असेंबली के अंदर है, उसकी वजह से हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम आवाम को डिलीवर कर सके। लोगों आपके कायद की क्या राय है वैसे इस पर, असेंबलियों से अलहदगी के मामले पर? हमारे कायद की राय यह है कि उन्होंने अल्ताफ़ ने हमसे कहा कि अभी पिछले दिनों डॉक्टर फारूक सत्तार साहब अभी यहीं थे, फारूक भाई भी यहीं थे, और एमकेएम के मजीद जो काफ़ी सेंट्रल लीडर्स हैं यहाँ आए हुए थे, और कराची की जो राब्ता कमेटी, हमारे नॉन स्टॉप कई रोज सेशन चले हैं और हमने एक स्ट्रेटेजी फाइनल की है। वसीम, मैं आपको ये बताऊं कि जहां लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे एतराज़ात करते हैं, वहाँ एमकेएम की अपनी लीडरशिप में भी ये मुस्तकिल डिबेट चल रही है कि जो सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हम में एक बेबसी का एहसास। मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछ रहा था कि आपके कायद की असेंबलियों में रहने या ना रहने से मुताल्लिक क्या राय है? मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि आप लोग डिसाइड कीजिए, ठीक है, और पार्टी में ज्यादा गालिब राय क्या है कि अलहदा हो जाना चाहिए? गालिब राय यही है। बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है, जहां बहुत सारे लोगों की ये राय है कि हमें निकल आना चाहिए बाहर, वहां ये भी राय है कि एंड ऑफ द डे हमें जमहूरी निजाम का, और ये इसमें वजन भी है। और इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला जल्द मुतवक्के है 1-2 दिनों में, चूंकि अब तो आपने एक आदम मर्ग भूख हड़ताल का फैसला भी कर लिया है, तो लग रहा है कि आप जरा आगे के स्टेप्स ले रहे हैं, तो कोई भी क्लैरिटी 1-2 दिनों में आ जाएगी इस हवाले से?
बिल्कुल इस हवाले से क्लैरिटी आएगी। डिबेट हमारी खत्म नहीं हुई है। अगर गुलिस्तान जौहर के अंदर जहां एक एमकेएम के ऑफिस पे छापा मार के जो है गिरफ्तारियां की गई हैं, अगर ये वाकया नहीं होता तो हमारा आज इजलास कंटिन्यू रहना था और उसके बाद अगले 2-1 रोज में हमारा लाहेमल सामने आना था। सही। तो नदीम साहब, फिर तो मैं ये भी समझने में हक बजाने हूं ना कि आपकी राय में पहले जब असेंबली से मुस्ताफी हुए थे तो वापस आना भी कोई ऐसा इक़दाम नहीं था। देखिए, सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं होती ना, आप हालात डिक्टेट करते हैं चीजों को उस वक्त। लेकिन सियासत में हर फैसला वापस लेने के लिए भी नहीं किया जाता। बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें, आप जैसे कहा जाता है ना, खूब से खूबतर की तलाश में, आपके जो वोटर और सपोर्टर होते हैं उनको डिलीवर करने के लिए आप जो उस वक्त कभी कभी आइडियलिज्म से आपको बाहर आना पड़ता है। आप आइडियलिज्म की बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि फौरी तौर पे जो आपके सामने मसला है उसका इमीडिएट हल क्या है। कभी कभी जो इमीडिएट हल होता है वो आइडियल नहीं होता। तो उस वक्त ये जरूरी था, जब हमने ये फैसला किया कि हम इस्तीफा दे दें, उस वक्त हमारी नजर में वो जरूरी फैसला था। बाद में मारूजी हालात तब्दील हुए तो उसको रिवर्स किया गया। आज हालात बदल रहे हैं। ये जमहूरी अमल में आप उस फैसले ने उस वक्त डिलीवर नहीं किया, तभी उसका रिवर्सल हुआ, तो फिर आज वही फैसले की तरफ दोबारा सोचना क्या बताता है? मैं ये समझता हूं कि इस जैसे मैंने अर्ज किया कि इसमें वजन है, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि असेंबली से बाहर आके हम दोबारा चले जाएं। हमें कोई ना कोई लाहे अमल इख्तियार करना होगा। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूं और इस राय को सपोर्ट भी मिल रही है कि अब हमें एक नुकाती जो है एजेंडे पर आ जाना चाहिए। और मेरे नज़दीक वो ये है कि पाकिस्तान में मजीद सूबों का क़याम जो है वो ज़रूरत है, और सिंध में शहरी सूबा होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप ये समझते हैं कि सारे एफर्ट्स को इस तरफ ले जाना चाहिए। और सर, आपकी राय में असेंबलियों को छोड़कर दोबारा आकर अपने मैंडेट को प्रूव करना चाहिए दोबारा, या फिर अब अगर जाया जाए तो फिर ना आने के लिए जाया जाए? आप यही कह रहे हैं ना कि अब जाया जाए असेंबली तो फिर वापस ना आने के लिए जाए? देखिए, ये मेरे कद से बहुत बुलंद होगा कि अगर मैं ज़ाती तौर पर कह दूं कि ये डिसीजन होगा, जो भी फैसला होगा वो कसरत राय से होगा, राब्ता कमेटी में मेजॉरिटी की बुनियाद पर फैसला होगा। सर, ये नदीम साहब, मेरे साथ कराची प्रेस क्लब से आप ही के मेंबर नेशनल असेंबली आसिफ हसनैन साहब, जो कि भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो मैं इसी तरह बात करूं कि एमकेएम इस हवाले से क्या सोचती है। एमकेएम के एमएलए भी हैं और भूख हड़ताल पर भी हैं। आसिफ हसनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप ता दमे मर्ग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जो ज़्यादतियाँ इस वक्त एमकेएम के लोगों के साथ और कारकुनान के साथ की जा रही हैं, और जिसके लिए एमकेएम ने गुज़िश्ता कई माह से जो है आवाज़ उठाई, और जब ये सारा सिलसिला नहीं रुका, जिस तरह आपने देखा कि हमारे दफातर वो बंद किए जा रहे हैं, गैर एलानिया तौर पर जो है हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है। ना सिर्फ ये कि कारकुनान और हमदर्दों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, अवामी नुमाइंदों की FIR काटी जा रही हैं, बल्कि अब तो ख़वातीन तक को जो है वो अरेस्ट करके गाड़ियों में बिठाकर क्या होगा तो आप ये हड़ताल ख़त्म करेंगे? देखें जी, मैं पहली बात आपको ये बता दूं, एक सवाल अभी आप कर रहे थे कि जो TORs कमेटी है वो क्यों इस पॉइंट को उठाए। मैं इसको वसीम बिल्कुल क्लियर कर दूं। पिछली दफ़ा जब हम TORs कमेटी से बाहर आए थे तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने और खुर्शीद शाह ने हमसे यही कहा था कि जी हमें इसकी तफसीलात आप बताते, TORs कमेटी से बाहर जाकर हम इन ज़्यादतियों पर आवाज़ उठाते। उसके बाद पिछले इजलास में तकरीबन 6 दफ़ा हमने वाकआउट किया है, और इस इजलास में भी हमने तकरीबन 4 दफ़ा वाकआउट किया है। आज भी और कल भी आप देखें, वज़ीर दाखिला का स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन्होंने कहा कि जो ये ज़्यादतियाँ, ये जो जुल्म और ज़्यादतियाँ एमकेएम के साथ हो रही है, मैं इसकी तहकीकात कराऊंगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब फारूक भाई के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब का जब मैटर हुआ तो उस वक्त भी ये TOR कमेटी से शाह महमूद कुरैशी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जी ये ज़्यादती है और इस पर बिल्कुल हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब हम मुसलसल वाकआउट कर रहे हैं, मुसलसल हम वहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर ये अपोजिशन की जो कमेटी है उसको क्या ये इस बात का एहसास नहीं है कि वो इस बात का मदावा करे कि एमकेएम के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, एमकेएम हमारे साथ खड़ी है। अब आप बताइए, आप लाएमल क्या कल कमेटी में कल आपको मजीद लोग ज्वाइन करेंगे? कल कितने लोग ज्वाइन? उसके साथ सब कुछ होना है। आज आप लोग कितने लोग बैठे हैं और कल कितने लोग ज्वाइन करेंगे? देखें, अभी हमारे पास क्योंकि ये अनाउंसमेंट हुई थी लेट आवर्स में, और उसके बाद ये कैंप लगाया गया है,
और अब बेशतर जगहों से जो है वो लोग हमदर्द और कारकुनन जो है आना शुरू हो गए। और जाहिर सी बात है कि यही दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि जी हम यहाँ पर अब जो है वो बैठें, तादाद में मर्ग भूख हड़ताल करें, मासेस को मोबिलाइज करें, लोगों को मोबिलाइज करें। और ये सारे जो मैसेज है इसलिए कि जब हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बंद हो जाएंगी, दफातर बंद हो जाएंगे, गिरफ्तारियाँ चाबुक की बुनियाद, तो हमारे पास पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन ये है कि फिर ये जो मामलात हैं असम्बली में, जिस तरह नदीम भाई ने कहा कि उसकी तरफ भी सोचा जाए और वो असम्बलियाँ, ख्वाह वो सूबाई असम्बली हो, ख्वाह वो कौमी असम्बली हो, ख्वाह वो सेनेट हो, कि जिससे हमारे दुखों का मदावा नहीं हो पा रहा, उनको छोड़ दिया जाए, जिससे हम उन ज्यादतियों का अजाला नहीं कर पा रहे, हम उसके बारे में भी कुछ सोचें, उस ऑप्शन पे भी गौर करें। दूसरा अल्टीमेट जाहिर सी बात है फिर अगले ऑप्शन पर एमक्यूएम ने बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आसिफ हसन साहब, थैंक यू वेरी मच। नदीम नुसरत साहब, अब आखिरी बस को जरा कंक्लूड करते हुए, ये तो तय है एमक्यूएम की जानिब से कि चाहे अभी अजम्पशन पर सवाल है कि उनके साथ जो कुछ भी हो, लेकिन मेयर एमक्यूएम के वसीम अख्तर ही रहेंगे, पीरियड? जी बिल्कुल, इसमें कोई तब्दीली नहीं है और ये पार्टी का मुत्तफ़िक़ का फैसला था और एमक्यूएम इसको इंशाल्लाह ऑनर करेगी। और आप उन खबरों के हवाले से कमेंट कर दीजिए जो कि गर्दिश करती हैं, पता नहीं सही या गलत, कि कहीं किसी भी चैनल से बैकडोर ऑब्वियसली ये कम्युनिकेट किया गया था एमक्यूएम को कि हमें इस इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है, यानी कि इसको मेयर के लिए आगे ना लाया जाए। देखिए, मसला ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कम्युनिकेट किया गया था, मेरे पास उसको प्रूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों ने क्लेम की और एक से ज़्यादा अफराद हैं, बल्कि मैं कहूँगा एक से कहीं ज़्यादा अफराद ने ये बात कही कि आपने जो चॉइस जो आपकी है, जाहिर सी बात है उनका एक जो स्टांस रहा है ऑपरेशन के हवाले से, जो जुल्म और ज़्यादती के हवाले से बड़ा स्ट्रांग रहा है और इसकी आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये पसंद नापसंद की बुनियाद पे तो मामला नहीं होता ना। आपके किसी भी रहनुमा की वसीम अख्तर साहब से मुलाकात की बुनियाद पर आप कुछ बता सकते हैं कि वो क्या अभी क्या सिलसिला है, क्या स्टेटस है उनका? अभी जो हमारे पास इत्तलात ये है कि उन पर नए मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है, उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी मुश्किल में रह रही है। और तकलीफ की बात ये कि जहाँ बहुत सारे बैंड आउटफिट्स कराची में रैलीज निकाल रहे हैं 14 अगस्त को और 13 अगस्त की शब जो थी, उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं, उन्होंने खुलेआम हथियारों की नुमाइश की। वो तंजीमें जिन पर यूएन की तरफ से पाबंदी है, उनके लीडर्स खुलेआम कराची में घूम रहे हैं और कराची के जो मेयर डेजिग्नेट हैं वो इस वक्त ठीक है, पॉइंट आ गया। राइट, थैंक यू वेरी मच नदीम नुसरत साहब, बहुत गया हमें वक्त देने का, एमक्यूएम का मौक़िफ़ दे रहे थे। एक ब्रेक के बाद आज 17 अगस्त ज़ियाउल हक साहब आज तैयारे के हासिल नतीजे मारे गए, उनके दौर के कुछ आपको ज़रा अहम और इंटरेस्टिंग क्लिप्स भी दिखाएंगे और उनके साहबजादे एजाजुल हक साहब से पूछेंगे कि आज इतने साल बाद 28 साल हो गए, उनको कोई अंदाज़ा है कि किसने मारा उनके वाले साहब को और उनका दौर पाकिस्तान के लिए क्या लाया। एक ब्रेक के बाद। सत्रह अगस्त आज के दिन पाकिस्तान के साबिक सदर ज़ियाउल हक एक तैयारे के हादसे के नतीजे में मारे गए। कुछ आपको अहम मनाजिर भी दिखाएंगे और ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे एजाजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उस वक्त सब एक सकते में आ गए थे 17 अगस्त को, जब अचानक ये खबर मंजर आम पर आई और फिर इसको गुलाम इसाक खान साहब ने टेलीविज़न पर आकर इस तरीके से अनाउंस किया। अब तक आपा साहब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदर मुमलिकत आज सुबह बहावलपुर के मुख्तसर दौरे पे तशरीफ़ ले गए थे। सहपेर 4:30 बजे के लगभग उनका जहाज़ इस्लामाबाद वापसी के लिए बहावलपुर के हवाई अड्डे से रवाना हुआ, मगर परवास के चंद मिनट बाद एक धमाके से हवा में ही पट गया। एजाजुल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज 28 साल हो चले इस वाक़े को। अगर मैं आज मैं आपसे पूछूं, माजरत खां, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि ये
कौन जिम्मेदार था इस वाकये का? तो है आपके पास कोई जवाब? देखिए, जवाब तो हुकूमतों से पूछा करते हैं और जवाब हुकूमतों को देना होता है। जवाब आप उनके ज़ाहिर साहबजादे भी और हुकूमत का हिस्सा भी रहे। देना चाहिए था। जी जी, मैं बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा रहूँ और हमारी वजह से ही शुजात कमीशन बना, शफी रहमान कमीशन बना, लेकिन रिपोर्ट आज तक मंजर आम पे आ नहीं सकी। 28 साल इस वाक़े को हो गए हैं और मतलब मुतअद्दिद हुकूमतों ने, मुतअद्दिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स ने इस बात का अंदिया दिया हमें कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन जो खुफिया हाथ थे जो इस इन्वेस्टिगेशन को रोकना चाह रहे थे वो बहुत मजबूत थे, अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क, और कौन से हाथ वो थे इसमें पेशरफ्त नहीं होने दे रहे थे। देखिए, इसमें अफवाज पाकिस्तान की तरफ से भी उस वक्त आर्मी स्टाफ का मैं कई मरतबा कह चुका हूँ ये बात, इस पे उस वक्त के DGISI जो थे वो भी, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस त्यारे की तहकीकात करवाते, वो इस पे पर्दा डालते रहे और खामोशी। यानी आप असलम बेग साहब के किरदार से मुतमईन नहीं है सारे वाक़े में? देखिए, हाँ, एक वो भी थे, जनरल मिर्जा असलम बेग साहब भी थे। उनसे तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ही हर दफ़ा पूछता हूँ कि जो इंकशाफात ISI की तहवील में पायलट ऑफिसर अकरम ईवान ने दे दिए थे और जिसके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे ब्रिगेडियर सगीर और मेजर आमिर और कर्नल कुरैशी, जो उनके पास दफ़ा 64 का बयान और वो सारी चीज़ें थी जो उन्होंने मिर्ज़ा असलम बेग साहब को दी और उसके बाद उस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी, उसे पेशरफ्त को रोक दिया गया। इसी तरह से अमेरिका की FBI की टीम को 48 घंटे में आना चाहिए था, वो 10 माह तक यहाँ नहीं आ सकी। और जॉर्ज शुल्ट्ज जो उस वक्त के अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ये कहा कि मैंने रोका था इस FBI की टीम को जाने से। और रॉबर्ट ओकले जो उस वक्त अमेरिका के सफ़ीर थे, हालांकि अमेरिकन सफ़ीर भी इस हादसे में जहाँ भाग हुआ और उनका एक मिलिट्री सेक्रेटरी भी हुआ, उसने ये कहा, उसने भी ये बयान दिया कांग्रेस के सामने और बयान देकर ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन को हमने रोक दिया गया क्योंकि कुछ उंगलियां, जो कुछ हिस्सा जो था उसमें से उस अदारे की तरफ जा रहा था जो कि पाकिस्तान को इंटैक्ट रख रहा था और खदशा ये था कि कहीं मामला जो है वो ज्यादा खराबी की तरफ आपको उस इदारा, ज़ाहिर इदारा बतौर इदारा नहीं, लेकिन आपको किसी उस इदारे में अगर किसी इंडिविजुअल पर शक है तो वो असलम बेग साहब हैं उनमें से एक? जी, और भी असलम बेग साहब भी थे, उनके बहुत से साथी थे। किसी ने उनको जाने के लिए बावलपुर का, वो अहम तरीन ओहदे पर थे, मैंने इसलिए उनका नाम लिया, बेटियां बजवाई। जी जी, चूंकि वो अहम तरीन ओहदे पर थे असलम बेग साहब, आला तरीन, इसलिए मैंने उनका नाम लिया कि आप उनको भी शामिल समझते हैं, इस हादसे का जिम्मेदारों में से एक समझते हैं उनको भी आप? जी, इस पे पर्दा डालने वाले, इस पे पेशरफ्त ना होने देने वाले, और मेरे ख्याल में असलम बेग साहब को मालूम था। देखें, फौज के अंदर अहम तब्दीलियां आने वाली थी और ये इस बात क्या मालूम था असलम बेग साहब को? आपने कहा असलम बेग साहब को मालूम था, क्या मालूम था? देखिए, अफवाज पाकिस्तान के अंदर 17 अगस्त के बाद यानी 26 अगस्त को पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो रहे थे और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चेंज हो रहे थे। उस वक्त मिर्ज़ा असलम बेग साहब की जगह जो है वो जनरल अफजाल को बनाया जा रहा था, जो उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। और ये बात जो है वो कोई खुफिया लोगों ने जो है वो बाहर निकाली और उसके बाद फिर ये साजिश शुरू हुई थी तमाम कि किस तरह से ये मामला जो है इसको ख़राबी की तरफ ले जाया जाए और किस तरह से ये मामला सारे फिर उस तरह के। मैं बदामी साहब सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह तहकीकात तो नहीं हुई हैं लेकिन बहुत से इंकशाफात हुए हैं। कुछ मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है और ये किताब की सूरत में 17 अगस्त 2017 की जो बरसी आएगी उससे पहले पहले इंशाल्लाह मंजर आम पे मैं लेके आऊंगा तमाम चीजें। नहीं देखिए ना, आज तक तनकीद होती है पीपल्स पार्टी पर कि जनाब वो हुकूमत में रहे और बिलावल साहब अपनी वालदा का, जरदारी साहब अपनी अहलिया का कातिल नहीं ढूंढ सके। ये इस एतबार से आप पर भी सवालिया निशान है ना कि आप हुकूमत में रहे, आज भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इस हवाले से आपने कोई प्रश्न नहीं डाला गवर्नमेंट्स पे? देखिए, जिस पोजीशन में मैं रहा हुकूमत के साथ उस पोजीशन में मेरे पास ये इख्तियारात नहीं थे, लेकिन हमारे ही दबाव डालने पर पहले वजीर दाखिला शुजात कमीशन बना, वजीर आज़म नवाज शरीफ ने बनाया और उसके बाद जब 1996 में 97 में जब हमने ये कह दिया कि हम हुकूमत से के इत्तेहादी नहीं रहेंगे और हुकूमत के उस वक्त तो इत्तेहादी नहीं थे, उस वक्त तो नून लीग में थे कि साथ नहीं रह सकते, तो उस वक्त फिर जस्टिस शफी रहमान कमीशन बनाया। चलिए मैं एक लम्हे को नाज़रीन को दिखा दूं कि पाकिस्तान के जो मौजूदा वजीर आज़म है वो सालाना जाते भी थे बरसी पर, आज उनकी भी बरसी थी, आज भी वहाँ इज्तिमा हुआ होगा, वहाँ वो आया नहीं है और वो जब बरसी पर जाते थे किस राय का इजहार करते थे? खाइए।
अल्लाह ताला जनरल ज़ियाउल हक शहीद को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आप शहीद ज़ियाउल हक को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए और खुद आए हैं आप। आपको सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं लेने की। ये शायद 1-1.5 लाख रुपए से बना होगा और मैं कहता हूं अच्छी बात है। एक वो मज़ार जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आज 28 करोड़ रुपया दिया है बनाने के लिए। ज़ियाउल हक साहब ने भी कहा था कि हम रूखी सूखी खाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, और मैंने भी कहा हम घास खा लेंगे लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हिदायतुल्लाह साहब, पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम आपके वालिद साहब के मिशन पर अमल पैरा हैं? देखिए, ये बात तो उनसे पूछे, आप मुझसे तो ना। आप इत्तेहादी उनके बात मैं उनका इत्तेहादी हूँ और बहुत से मामलात पर इख्तिलाफात भी रहते हैं और बहुत से इस मामले पर इख्तिलाफ है भी देते हैं। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा क्योंकि देखिए वक्त 28 साल गुजर गए इस बात को। अब हालात जो हैं वो थोड़े तब्दील हो गए हैं, लेकिन बात वही है कि कश्मीर की जो पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी है, वो जनरल ज़ियाउल हक शहीद की जो पॉलिसी थी, अल्लाह के फजल करम से हम उसका आज भी उसका साथ दे रहे हैं। और कश्मीर के मामले में कोई दो राय हमारी नहीं है। हर जगह हम खड़े होकर अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो फैसला ठीक था आपके ख्याल में? अफगानिस्तान की जंग में अपने हिस्से बिल्कुल 100% ठीक था। उसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। आज पाकिस्तान का नक्शा ही कुछ और होता। आज अगर वो नक्शा तो आज भी कुछ और नहीं है उस फैसले के बाद पाकिस्तान का, और ही है नक्शा तो। वो तो ये तो आने वाली हुकूमतों से पूछे, जो कभी तालिबान को अपना बच्चा बना लेती थी, कभी उनको बगल बच्चा बना लेते थे अपना, जिनकी कोई पॉलिसी नहीं थी अफगानिस्तान के बारे में, जिनकी कोई पॉलिसी नहीं थी पीस के बारे में। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने तो एक मिशन था उनका कि सुपर ताकत को वहां पे रोकना ही नहीं, उसको वापस भेजना है। उन्होंने ना सिर्फ उसको रोका बल्कि उसको वापस भेजकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आने वाली हुकूमतों को चाहिए था कि फिर ये मामला फिर उन पावर्स ने भी तो हमारे साथ जो कुछ किया के लिए। अच्छा, लेकिन मुझे बताइएगा, मैं ये इलेक्शंस के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा और बड़ा कैटेगोरिकल उन्होंने कहा था, जिस तकरीर में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं आ गया, उसी में इलेक्शन के हवाले से कहा और बाद में भी वो जरा दिखाइएगा। मेरा सिर्फ वाहिद मकसद आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात करवाना है, जो इस साल इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुनक़द होंगे। इंतखाबात मुकम्मल होते ही मैं इक़्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दूंगा और मैं इस लाहे अमल से हरगिज़ इन्हराफ नहीं करूंगा। आइंदा 3 महीनों में मेरी सारी तवज्जो इंतखाबात पर मरकूज होगी। We don't intend to stay for years. Months rather than years? Yes, it certainly is months. तो मुख्तलिफ मकामात पर तारीख और दिन बताते रहे, फिर ऐसा क्या हुआ कि इंतखाबात तो बस भूल ही गए आपके ख्याल में? देखिए, हालात इस किस्म के बन गए थे। उस वक्त की सियासी क़यादत जो थी वो पहला इंतखाब जब होने के लिए जा रहा था वो मुत्तहिद नहीं हो रही थी और आपस में इख्तिलाफात थे और बार बार नवाबजादा नसरुल्लाह समेत वली खान समेत सब ने कहा कि जनाब इन इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। वो इंतखाबात मुलतवी हुए 1979 के अंदर। जब सोवियत इन्वेजन हो गया तो उसके बाद हालात ही बिल्कुल तब्दील हो गए थे। पाकिस्तान को एक ज़रूरत इस बात की थी कि यहाँ पे तसलसल कायम रहता, यहाँ पे हालात जो है वो सही रहते और फिर उसके बाद आपने देखा कि उसी तरह के हालात बनते रहे। देखें, हालात तब्दील होते रहते हैं। उन्होंने कभी ये ज़रूर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है जमहूरियत के अंदर ही है, इसीलिए उन्होंने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए। 1985 में गैर जमाती इलेक्शन कराए और उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लियामेंट के अंदर से ही बनाई। और आपके ख्याल में ये फैसला भी ठीक था, इलेक्शन ना कराने का फैसला भी ठीक था आपके ख्याल में? हालात उस वक्त जिस तरह के थे, जिस तरह की सियासी क़यादत ने मशवरे दिए, जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर उस वक्त जो हालात थे, बड़े अनसर्टेनिटी थी और मामलात इस तरफ जा रहे थे। ठीक है, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और आपने इंकिशाफ किया कि 2017 में आप अहम किताब शाया कर देंगे जिसमें पता चल जाएगा कि इसके सबके कौन था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, जाने से पहले आप देख लीजिए परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो हमने इंटरव्यू किया था, हमने उनसे भी ज़ियाउल हक साहब और उनके दौर के बारे में बात की थी। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ियाउल हक पाकिस्तान के लिए कैसे हुक्मरान साबित हुए आपके ख्याल में? इतने बुरे नहीं थे उस ज़माने में। पाकिस्तान वर परफॉर्मिंग बेटर इनके ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दौर से। ये हमारे इंटरेस्ट में था कि हम उन्हें निकालें
वहाँ मुजाहिदीन, इसलिए वहाँ जिहाद लॉन्च हुई, मुजाहिदीन लाए गए पूरी दुनिया से। अब ये सारी चीज़ें हुई, वो पाकिस्तान के उस ज़माने में उन बात की मखसूस तो वो हालात में उसके ज़िया उल हमारे हक हक साहब का में जो थी। फैसला था वो बिल्कुल ठीक था आपके ख्याल में? बिल्कुल ठीक था। आप होते तो आप भी वही करते। फॉल आउट फिर बाद में गलत हुआ, वो और बात है, लेकिन 79 में अगर आप चले जाएं बिल्कुल ठीक फैसला था। आप होते 99 के बजाय 79 में तो आप भी वही फैसला करते जो ज़िया उल हक साहब ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये यही सिचुएशन होती जैसे मैं कह रहा हूँ, तो आप यही करते हैं। यानी आप ज़िया उल हक साहब को पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत और दहशतगर्दी के बानियान में से आप उनको नहीं समझते, ज़िया उल हक साहब को जिम्मेदार नहीं समझते आप? नहीं ना, उन्होंने नहीं, मैं उसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जबकि ये मुजाहिदीन एक्टिविटी, रिलीजियस मिलिटेंसी जिसे मैं कहता हूँ, रिलीजियस मिलिटेंसी इंट्रोड्यूस हुई है इस रीजन में। ये जो 10 साल 80s में सोवियत यूनियन को जो हमने काउंटर किया है, 25,000 मुजाहिदीन लाए, लेकिन ज़िया उल हक साहब ने कुछ रिलीजियस, यहाँ कुछ ज़्यादा मजहबी ओरिएंटेशन की बातें आर्मी में वो की हैं, जिसकी वजह से कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म कहना चाहिए, फंडामेंटलिज्म बढ़ी है पाकिस्तान में। ये उनकी वजह से हुई है। ठीक है। और उनका भुट्टो साहब की हुकूमत को बरतरफ करना का फैसला ठीक था? उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो आप मजहबी बातें कर रहे हैं, उसका आपने बिल्कुल बता दिया। ज्यादा वजह आप भुट्टो साहब की कोई नई बात कर रहे हैं। भुट्टो साहब ने फैसला किया था अहमदियों को, गैर मुसलमान, ये ड्रिंक्स बंद करना, ये और एक और फैसला जो उन्होंने लिया था, जुम्मे की छुट्टी। ये हाँ, सॉरी।